पॉपुलेशन के अंदर वो कई तरीकों से अपसेट हो सकता है। उनमें से एक जो चीज़ है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी उसमें एक बहुत बड़ा जो है ज़रिया है, जिससे जो है वो जेनेटिक मेकअप जो है उसके अंदर चेंज आता है, या जो अलील्स होती हैं पॉपुलेशन में से वो बहुत सारी उसमें से ज़ाया हो जाती हैं, स्वाइप आउट कर जाती हैं। एक ओरिजिनल पॉपुलेशन में से अलील्स जो होती हैं वो निकल जाती हैं, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में एक में जेनेटिक ड्रिफ्ट थोड़ी सी टर्म आई थी, उसमें मैंने आपको इसके दो स्टेप्स भी बताए थे और दोनों तरह के मैकेनिज्म भी समझाए थे। एक इसमें हमने देखा था बोटल नेक इफेक्ट और एक हमने इसमें देखा था फाउंडर इफेक्ट सर। और मैंने आपको उसमें एग्जांपल दी थी कि अगर सपोज कर लें कि हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हों 26। अब हर अल्फ़ाबेट का आप एक पेयर सपोज कर लें कि ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। आप सपोज कर लें कि 26 इंडिविजुअल हैं, हर ए इंडिविजुअल के पास इंग्लिश के एक अल्फ़ाबेट का पेयर है, यानी अलील है। ठीक है, तो अब उनमें से सपोज कर लें कि सिर्फ दो ही इंडिविजुअल बचे, वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब सपोज एक जी वाला बचा और एक ये वाला, बी सी डी ई एफ जी एच वाली अलील्स वाले सारे मारे गए हंटिंग की वजह से, यानी पॉपुलेशन कम रह गई बहुत। और एक ओरिजिनल पॉपुलेशन में से बहुत कम पॉपुलेशन जब रह जाए, अब जब दोबारा वो पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड करेंगे उसके मेंबर्स, तो उनका जेनेटिक मेकअप बहुत कम होगा, यानी वो कभी भी आप नहीं कह सकते कि वो बहुत डाइवर्स होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन की जीन्स थी या अलील्स थी वो तो नहीं ना आगे आ सकेंगी। अभी जैसे इंग्लिश के लेटर्स की एग्जांपल आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आम फहम जुबान में आपको बात समझ आ जाए कि 26 लेटर इंग्लिश के हों, एक इंडिविजुअल के पास एक एक पेयर हो, तो क्या ए वाला जो है और जी वाला है इनकी ब्रीडिंग होगी, तो उसमें सी डी ई एफ जी एच वाली आ जाएंगे जीन्स उनकी नस्ल में आगे, या नो। अलील्स। क्यों भाई, कभी आ सकती हैं दोबारा? नो सर। पॉसिबल नहीं ना है। इसी को ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है कि चेंज फ्लक्चुएशन इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ अलील्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये आगे जाके भी हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। अब यहाँ पे इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग एग्जांपल ही उसने आपको ये वाली समझाई है कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, जैसे चीता की, अब यहाँ पे वो पॉपुलेशन एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे चीता, उसको चीता ही लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें आपको वो कह रहा है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के पहले पॉइंट में कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जैसे चीताज हैं, तो इनमें क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन जो है बहुत कम पाई जाती है। यानी चीता के अगर आप एंसेस्टर्स में से जो डिसेंडेंट्स को देखें, तो उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस है वो ना होने के बराबर है। यानी वही एग्जाम्पल के जैसे फॉर एग्जाम्पल अब चीता की ओरिजिनल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, उनकी हंटिंग की गई, तो वो बहुत थोड़े से रह गए चीता। इंग्लिश के अल्फाबेट्स के लेटर्स की तरह उनके अंदर से भी जीन जो थी जेनेटिक डाइवर्सिटी वो बहुत कम रह गई। अब जब बाद में वो बच्चे जो हैं उनके जो बच गए थे वो आपस में जब इंटरब्रीड करेंगे, तो जो उससे आगे नस्ल बनेगी उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी कभी भी ज्यादा नहीं होगी, जेनेटिक वेरिएशन कभी भी ज्यादा नहीं होगी। होमोजाइगोसिटी इससे बढ़ती है, हेट्रोजाइगोसिटी नहीं बढ़ती, यानी कि जो होती है वो नहीं रहती। तो अब इसमें देखें कि चीता जो है इसके अंदर बहुत कम जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है। उसकी रीजन बता रहा है कि बिकॉज ऑफ देयर एंसेस्ट्रल लीनियजेस, कि उसके जो एंसेस्ट्रल लीनियजेस थे, तो अब ये यहाँ पे पॉइंट है जी कि पास्ड थ्रू पीरियड्स व्हेन द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन वाज वेरी स्मॉल, यानी उनमें एक ऐसा जमाना भी आया कि जब इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के बहुत कम रह गए हुए थे। अब स्मॉल पॉपुलेशन जब होती है तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी कि उसमें जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होगी, यानी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ज्यादा, उतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। अगर एक ओरिजिनल पॉपुलेशन में से अचानक पॉपुलेशन कम हो जाए, कुछ इंडिविजुअल सिर्फ बचे, तो वो जब आप आगे नस्ल बढ़ाएंगे तो उनका जेनेटिक मेकअप जो होगा सबका एक जैसा होगा, होमोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगोसिटी नहीं होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो चुकी होगी। अब यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है कि ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज एट मोस्ट टू डिफरेंट अलीलिक फॉर्म्स ऑफ ईच जीन। ऐसे ही है ना कि मैक्सिमम हर इंडिविजुअल के पास एक ही जीन की कितनी अलील्स हो सकती हैं, दो, इतनी डाइवर्सिटी बस हो सकती है। एंड अ सिंगल ब्रीडिंग पेयर कंटेन्स एट मोस्ट फोर डिफरेंट अलीलिक फॉर्म्स ऑफ अ जीन। और सिर्फ अगर एक ही जोड़ा बचा हो ब्रीडिंग करने वाला, तो उनके अंदर मैक्सिमम कितनी अलील्स होंगी जो यानी कि पाई जाएंगी, एक पूरी ओरिजिनल पॉपुलेशन की चार, टोटल मैक्सिमम उनके अंदर चार हो सकती हैं। तो इस तरह का ही अगर वो सपोज कहता है कि एक हमारे पास ब्रीडिंग पेयर हो, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपने देखा हुआ है कि चेंस डिसाइड करता है कि कौन सी अलीलिक फॉर्म्स जो हैं वो आगे पास करेंगी। मतलब आप सपोज कर लें स्टूडेंट्स के, अब यहाँ पे मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, व्हाइट बोर्ड नहीं एक तो होता है, ये बड़ा एक बहुत बड़ा मसला है और ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने के लिए। तो इसमें मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एक जो है वो ये व्हाइट बोर्ड अगर वर्क कर जाए, तो, 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 ये व्हाइट बोर्ड अगर वर्क कर जाए,
अब देखें जी, सपोज अगर इसमें हम कहते हैं कि ना कोई ए है, ठीक है, ये अलील्स ही है ना, आप पढ़ते आए हैं कि ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो अलील्स होती हैं डोमिनेंट वो कैपिटल से शो करते हैं, जो रिसेसिव होती हैं वो हम किसी और लेटर से देते हैं। अब ये देखें एक ब्रीडिंग पेयर है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर सपोज ये ब्रीडिंग पेयर था जैसे वो ये कह रहा है, अब इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अलील्स कितनी हो सकती हैं स्टूडेंट्स? दो ही हो सकती हैं ना। अब देखें इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब अगर सपोज कर लें इस ब्रीडिंग पेयर में मैं ए लिख रहा हूँ ना, मैं अगर इसको ऐसे सपोज कर लूँ कि इसके पास ए बी थी और इसके पास सी डी थी, ए बी और सी डी, तो आगे जो बच्चा पैदा होगा स्टूडेंट्स उसमें क्या ए बी सी डी चारों जा सकते हैं एक बच्चे के अंदर? मुझे आप इसका सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दें। एक बच्चा इनका पैदा होता है, एक के पास ए बी है और दूसरे के पास सी डी है, तो इनका जो आगे बच्चा पैदा होगा क्या उसमें ए बी सी डी चारों आ जाएंगी या सिर्फ दो जा सकेंगी इनमें से? सर सिर्फ दो ही जा सकते हैं। मैक्सिमम भी उसमें भी देखे हैं कि अब पॉपुलेशन कम थी ना, तो इट मींस कि उसके अंदर से भी जीन्स की स्वाइपिंग हो गई है कि जीन्स उसमें से कम, यानी कि कम रह चुकी हैं उसके अंदर भी। इवन यही वाली बात आपको एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर रहा था कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है ना इस तरह के केस में आगे, यानी ए बी सी डी में से या ए सी मिल जाएगा या बी डी मिल जाएगा या कोई और इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी बच्चे के अंदर फिर भी दो जो उसमें से जो अलील्स में से दो अलील्स होंगी वो नहीं जा पाएंगी। इसी को ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। सिंपलेस्ट उसकी एक फॉर्म है जेनेटिक ड्रिफ्ट की। अब वो मेंडेलियन जेनेटिक्स में बता रहा है कि चांस जो होगा वो डिसाइड करेगा कि डिफरेंट जो अलीलिक फॉर्म्स हैं एक जीन की वो बच्चे में कौन सी उसमें से जाएंगी, यानी ए या ए सी मिल जाएगा या आपको पता है बी डी मिल जाएगा या ए सी मिल, यानी कि देखें ना ए का सी के साथ भी बन सकता था, ए का डी के साथ भी कॉम्बिनेशन बन सकता था, बी का सी के साथ भी बन सकता था, बी का डी के साथ भी बन सकता था। आप ये पढ़ते आए हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना। तो अब इट मीन जानी फिर भी दो ही हैं आगे, तो इस तरह से फिर इसमें क्या होगा कि बाई चांस अलोन ही अगर हम देख लें कि वन और टू ऑफ द पेरेंटल अलील्स इन दिस एग्जांपल विल नॉट बी पास्ड टू एनी ऑफस्प्रिंग। अब ये क्लियर हुआ पॉइंट कि उनमें से एक या एक से ज्यादा अलील आगे बच्चे में फिर भी नहीं जा पानी। अगर एक ब्रीडिंग पेयर की भी अलील्स हों तो उनमें से भी सिर्फ दो ही पास करेंगी ना आगे बच्चे में, चारों के चारों नहीं जा पाएंगी। अब एग्जांपल दे रहा है, इट इज हाईली अनलाइकली दैट द डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट इन अ स्मॉल एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन आर ऑल पास्ड टू डिसेंडेंट्स। ये हो ही नहीं सकता कहता कि सारी की सारी अलील्स जो हैं उनके अंदर चेंज ना आए अलीलिक फ्रीक्वेंसी में और सारी की सारी ही आगे बच्चों में पास कर रही हों, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द चांस फ्लक्चुएशन इन allelic frequency from one generation to the next including loss of alleles from the population is called genetic drift। जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी में एक चांस फ्लक्चुएशन है, ये चांस है ना कि उसमें तादाद जो है वो उसकी कम हो जाएगी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में से है आगे जाते हुए, तो ये इसमें क्या होगा कि कुछ अलील्स जाया हो रही हैं एक पॉपुलेशन की, तो इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम दिया जाता है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जो फिनिट साइज की पॉपुलेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी इनफिनिट साइज जितना होता जाएगा पॉपुलेशन का उतना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट के होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। यानी पॉपुलेशन साइज अगर लार्ज होगा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत ही कम होने के बराबर है, पॉपुलेशन साइज अगर स्मॉल होगा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होगा। जैसे अब यहाँ पे अभी आपने देखा कि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज स्मॉल था, सिर्फ एक ब्रीडिंग पेयर की एग्जांपल आपको दी गई, तो आपने देखा कि उसके अंदर कितना ज्यादा जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला अमल हो रहा है। तो इसमें परफेक्ट क्या होता है, कॉन्स्टेंसी ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो होता है वो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम आप एक पढ़ा करते थे, तो उसके मुताबिक जो होता है वो सिर्फ इन्फिनिट पॉपुलेशन के अंदर ही पॉसिबल है। यानी हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो था वो सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होता है, जो कि ऐसी पॉपुलेशन हो जिसका साइज ही इन्फिनिट हो, एक लिमिटेड साइज ना हो। और ये ऐसी पॉपुलेशन दुनिया में आपको पता कोई हो ही नहीं सकती, हर पॉपुलेशन का एक फिक्स साइज होता है, आप कभी भी अनलिमिटेड कह ही नहीं सकते। इसलिए वो कह रहा है कि ऐसी पॉपुलेशन अगर हम सपोज कर लें कि जो इन्फिनिट हो वो सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स में आती है नजर, ऐसी पॉपुलेशन हो ही नहीं सकती कि जिसका साइज जो हो वो फिनिट ना हो। सारी एनिमल्स की पॉपुलेशन फिनिट साइज की होती है, उनका एक महदूद साइज होता है, इसीलिए उनके ऊपर जेनेटिक ड्रिफ्ट असरअंदाज जरूर होता है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट असरअंदाज कब ज्यादा होगा, जब पॉपुलेशन साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ये आपने इसमें कुछ पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। जितना पॉपुलेशन साइज लार्ज होगा उतना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होगा, कम होगा। अब ये चीता आप देख रहे हैं, चीता ठीक है, उसकी स्पीशीज के अंदर क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखें इस चीता के अंदर क्या हो चुकी हुई, बहुत कम रह चुकी हुई है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन का साइज क्या था, बहुत पुराने वक्तों में पास्ट में स्मॉल रह चुका हुआ था। अब चाहे इनकी पॉपुलेशन जितनी मर्जी ज्यादा हो जाए, लेकिन वो एक या दो ब्रीडिंग पेयर से ही सारे बच्चे बने हुए हैं ना,
इसलिए उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, लो है। ये आपको एग्जांपल यहाँ पे समझाई गई है इसकी। अब इसमें फिर क्या होता है, यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है आपको इसी पॉइंट को कि कुछ अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट हमेशा फिनट साइज की पॉपुलेशन पे लाजमी होगा, और उससे फिर क्या होगा कि वो जितना भी पॉपुलेशन साइज कम होता चला जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होगा वो ग्रेटर होता चला जाएगा। ये वाली लाइन आपको एक्सप्लेन कर रही है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, इट इरोड्स, ये इसके नुकसान बताए गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का नुकसान क्या होता है, ये पहला नुकसान आप देख लें, आप ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स बना सकते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को इरोड कर देता है, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। अगर पॉपुलेशन साइज जो होता है वो स्मॉल रहेगा बहुत सारी जनरेशंस में, तो इससे क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस जो होंगी वो बिल्कुल जो होंगी बहुत कम रह जाएंगी, यानी सारी पॉपुलेशन होमोजाइगस हो जाएगी। जितना पॉपुलेशन साइज स्मॉल रहेगा नस्ल दर नस्ल, उतना ही उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी लो होती चली जाएगी। इंग्लिश के लेटर से आप इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इस तरह का लॉस जो होता है काफी हार्मफुल होता है स्पीशीज की एवोल्यूशनरी सक्सेस में, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जेनेटिक रिस्पॉन्सेज जो होती हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से वो नहीं हो पाती हैं। क्योंकि अगर सपोज कर लें एनवायरमेंट किसी स्पीशी का बदल रहा है, अब उस स्पीशी जो है उसके बच्चे जो बच गए थे वो सारे तो एक जैसे हैं। अब एनवायरमेंटल चेंज आया जिसकी वजह से एक स्पीशी अगर बीमार हो गई है या एक के ऊपर वो एनवायरमेंट के मुताबिक फिट नहीं हो रही, तो बाकी सारे उसके मेंबर्स भी जो उस स्पीशी के हैं, क्योंकि सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी एक जैसी है, वो सबके ऊपर असरअंदाज होगा एनवायरमेंट, और सारी पॉपुलेशन ही खत्म हो सकती है। हो सकता है उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। तो इसीलिए जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। जेनेटिक मेकअप जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा उतना ही ज़्यादा उस पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने के चांसेस भी कम होंगे, और उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट भी कम होगा। समझ स्टूडेंट्स आ रही है ना आपको अब इस पॉइंट की, या नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो अभी पूछ लें, क्योंकि आगे हमने इसको अभी डिटेल यस में। सर, आ रही है समझ सर। अब एक पॉपुलेशन साइज देखें अगर स्मॉल रहता है बहुत सी जनरेशंस में, तो ये वाले पॉइंट भी हो गया। अब इसके बाद है कि जो ये वाला जो लॉस होता है स्पीशीज के अंदर, अगर हम देखें एवोल्यूशनरी सक्सेस में, ये बहुत बड़ा लॉस होता है कि अगर सारी स्पीशीज होमोजाइगस ही उसके मेंबर्स हो जाएं एक ही स्पीशी के। अब बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ये कहते हैं कि चीता की पॉपुलेशन जो है इसके अंदर क्या है कि बहुत कम वेरिएशन रह गई हुई है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी सर्वाइवल के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो चुके हैं, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत अरसे से स्मॉल रह चुकी है साइज में, और इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो सबका एक जैसा है तकरीबन, और जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत लो इनके अंदर हो चुकी हुई है। अब इसमें दो तरह के इफेक्ट्स, वही जो आपको मैं उस दिन एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें एक तो फाउंडर इफेक्ट आता है, एक बोटल नेक इफेक्ट आता है। तो अब आपको दोबारा इसको डायग्राम से यहाँ से समझा देता हूँ ताकि आपको ये दोबारा जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें हमने दो इफेक्ट्स देखे थे। अब ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें बोटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट ये दोनों आपके एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे। इसमें जरा देखें आप, एक ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। अब देखें स्टूडेंट्स, फाउंडर इफेक्ट में क्या हुआ कि ओरिजिनल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स को कोई नई इकोलॉजिकल निश मिली, कोई नया हैबिटेट मिला, वो वहां पे माइग्रेट कर गए कुछ इंडिविजुअल्स। यानी ये इंग्लिश के कुछ लेटर्स हैं, 26 अल्फाबेट्स सपोज कर लें ये इंग्लिश के हैं, उनमें से दो चार अल्फाबेट्स जो है ना वो मूव कर गए किसी नए इलाके में। अब वहां पे जाके वो ब्रीडिंग करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, लेकिन उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी सिर्फ इस इतने लोगों तक वाली रहेगी जितने लोग ये माइग्रेट किए थे। यानी इन वाली जीन्स उस पॉपुलेशन के अंदर कभी भी नहीं आ पाएंगी जो नई जगह पे कोलोनाइज हो गए थे। तो जो एक जेनेटिक ड्रिफ्ट नई कॉलोनी के अंदर हो रहा होता है, जो किसी नए एरिया में एनिमल्स चले जाते हैं और वहां पे जाके अपनी पॉपुलेशन बसा लेते हैं और आपस में इंटरब्रीड किए जा रहे होते हैं, तो वो इस तरह की जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट का नाम दे रहे होते हैं। उन्होंने क्या किया, एक नई कॉलोनी फाउंड की, एक नया एरिया फाउंड किया, वहां पे जाके अपनी पॉपुलेशन आबाद की, लेकिन वो इनब्रीडिंग कर रहे थे ना, वो आपस में ही ब्रीडिंग किए जा रहे थे। तो इसीलिए इतनी ही जेनेटिक डाइवर्सिटी जितनी एरिया से वो जितने वो इंडिविजुअल गए थे, सिर्फ उन्हीं की ही आगे डाइवर्स होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी, चाहे वो इनके जितने भी बन जाए। यानी चाहे वो ओरिजिनल पॉपुलेशन जितना उनका साइज हो जाए, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स वाला होगा जो कि माइग्रेट किए थे। समझ आई बात की? यानी उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी फिर भी कम ही रहेगी। तो ये फाउंडर इफेक्ट कहलाता है। दूसरी तरफ है बोटल नेक इफेक्ट। इसमें क्या हुआ कि ओरिजिनल पॉपुलेशन को हंटिंग करके, या कोई हैबिटेट लॉस हो गया, या कोई जंगल में आग लग गई, वो सारी ओरिजिनल पॉपुलेशन मर गई, उनमें से सिर्फ कुछ ही सर्वाइव किए। जैसे ये कुछ सर्वाइव यहाँ पे किए हुए बोटल की नेक की तरह दिखाए गए। एक बोटल नेक में से जो कोई चीज थोड़ी सी निकल पाती, ज्यादा नहीं निकल पाती, पूरी पूरी बोतल की चीज जो थी। तो अब ये कुछ इंडिविजुअल्स उसमें से जिंदा बचे, वो अब आगे आ गए। अब इनकी जो पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज्यादा भी हो जाएगी नो डाउट बाद में जाके, जैसे चीता की हो गई थी। यानी चीता के ऊपर कौन सा इफेक्ट आया है, बोटल नेक इफेक्ट आया, फाउंडर इफेक्ट नहीं आया।
कि उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन बहुत कम रह चुकी हुई थी। अब वो जो कम इंडिविजुअल्स रह गए थे वो ही इन ब्रीडिंग करते गए, आपस में करते गए, तो अभी तक उनकी पॉपुलेशन अगर ज्यादा भी हो जाए फिर भी उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी लो ही रहनी है, क्योंकि पूरी ओरिजिनल पॉपुलेशन वाली जेनेटिक जीन्स जो जेनेटिक मेकअप था वो उनके अंदर कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो सारे मारे जा चुके हुए हैं। जो सरवाइव किए हैं सिर्फ उन्हीं की नस्ल वाले जेनेटिक मेकअप या उन्हीं की नस्ल का सिर्फ जो है वो जीन्स जो होंगी वो आगे ट्रांसफर हुई होंगी। अब ये देखिए कि एक लार्ज रिडक्शन जब होती है किसी भी पॉपुलेशन में, जिससे क्या होता है एवोल्यूशनरी चेंज आ रहा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, तो इसको हम बोटल नेक इफेक्ट का नाम देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बताई गई, ठीक है, कि पॉपुलेशन साइज में जब अचानक से ड्रेस्टिक चेंज आता है एवोल्यूशनरी चेंज आने की वजह से, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, हंटिंग की वजह से, कोई जंगल में आग लगने की वजह से, कोई हैबिटेट लॉस की वजह से, या और बेशुमार इसमें मैकेनिज्म आ जाते हैं। तो जब पॉपुलेशन कम रह जाएगी तो उसके ऊपर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा होगा उसको कहेंगे बोटल नेक इफेक्ट। तो बोटल नेक इफेक्ट जो होता है इसके साथ अक्सर क्या होता है कि फाउंडिंग इफेक्ट भी पाया जाता है, यानी फाउंडर इफेक्ट भी पाया जाता है, कि नया जियोग्राफिकल रीजन जो होता है, जो यानी स्पीशी बच जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो किसी नए इलाके को जो है ना वो ढूंढ लेती हैं, लोकेट कर लेती हैं, वहां पे जाके अपनी कॉलोनी बसा लेती हैं, वहां पे रहना शुरू कर देती है, तो इसको फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, एक नई स्पीशी फिर बनती है। अब फाउंडर इफेक्ट जब होगा मतलब किसी नए हैबिटेट में चूंकि चले गए, वहां के मुताबिक वो फिट हो गए, वहां पे नई इकोलॉजिकल निश मिली, जैसे अडेप्टिव रेडिएशन आप पढ़ते हैं, तो वो अडेप्टिव रेडिएशन का भी अमल होगा या स्पीसीएशन का अमल होगा, तो उससे वो क्या होगा कि वो नई एक स्पीशी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और उनकी पॉपुलेशन जो होगा वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद क्या होगा कि नई स्पीशी या डिस्टिंक्ट स्पीशी बन चुकी होगी। यानी वही मैकेनिज्म जो आपको मैं बताता रहा हूँ कि पहले सब स्पीशीज बनेंगी, फिर वो सेमी स्पीशीज बन जाएंगी, फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो एक न्यू स्पीशीज बन जाएंगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक? ये था जी जेनेटिक ड्रिफ्ट। यस सर। अब इस तरफ देखें, इसका ये थोड़ा सा एक और पैरा है ये वाला, इसी के हवाले से। तो अब देखें इसमें अक्सर क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से कि इसमें असोर्टेटिव मेटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ही ट्रेड्स होती हैं वो अफेक्ट होती हैं, इनब्रीडिंग होती रहती है इंडिविजुअल्स की भी। इनब्रीडिंग ही है ना कि आपस में ही वो मेंबर्स जो हैं वो थोड़े से जो बच्चे थे वो आपस में इंटरब्रीडिंग किए जा रहे होते हैं, तो इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी लो होती चली जाएगी और वेरिएबल ट्रेड्स जो होंगी वो कम होती चली जाएंगी। सबकी ट्रेड्स जो होंगी वेरिएबल नहीं होंगी, कॉमन ट्रेड्स हो जाएंगी। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इनब्रीडिंग जो होती है इससे क्या होता है कि जो रेयर रिसेसिव अलील्स होती हैं वो बिल्कुल होमोजाइगस हो जाती हैं और एक्सप्रेस करना शुरू कर देती हैं। यानी इवन इन ब्रीडिंग की वजह से क्या नुकसान होता है कि जो रिसेसिव अलील्स भी होती हैं वो भी एक्सप्रेस करना शुरू कर देती हैं, वो सारी एक जैसी ही हो जाती हैं और सारी ही एक्सप्रेस कर रही होती हैं, यानी डोमिनेंट अलील्स ही खत्म हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनका काम नहीं रहता। तो अब इन ब्रीडिंग या जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर हम देखें तो ये स्मॉल पॉपुलेशन साइज की वजह से होता है, यानी ये दोनों चीजें जो है अगर पॉपुलेशन साइज स्मॉल हो जाएगा तो ये दोनों का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा और इसलिए इनको कंफ्यूज कर दिया जाता है। हालांकि ये दोनों और चीजें, इन ब्रीडिंग और है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और है, और इनके इफेक्ट्स भी डिफरेंट है। क्योंकि इन ब्रीडिंग को अगर हम देखें तो ये कभी भी अलीलिक फ्रीक्वेंसीज को चेंज नहीं कर सकती किसी भी पॉपुलेशन की, लेकिन अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ होगा तो उससे आपको पता अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, वो कम हो जाएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा होता है, जिससे फिर क्या होता है जीनोटाइप टाइप जो होती है ऑर्गेनिजम्स की या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, जबकि इन ब्रीडिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। और इवन के जो लार्ज पॉपुलेशंस होती हैं उनके अंदर भी क्या होता है कि वो भी अगर इन ब्रीडिंग करते रहें तो उससे फिर क्या होता है कि उनके अंदर बिहेवियरल प्रेफरेंसेस आ जाती हैं कि उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ ही मीटिंग करनी है और इन ब्रीडिंग करनी है, और ये सिचुएशंस एनिमल के केस में बहुत रेयर नजर आती है। जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये ना होने के बराबर होती है लार्जर पॉपुलेशंस में, यानी इन ब्रीडिंग लार्जर पॉपुलेशंस में भी अमल कर रही होती है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हम देखें तो जितनी पॉपुलेशन साइज लार्ज होगा उतना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट उसके अंदर मिनिमम होगा। अगर पॉपुलेशन इन्फिनिट होगी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम जीरो मान लेते हैं, लेकिन इन्फिनिट पॉपुलेशन कभी भी नहीं हो सकती। आप करोड़ों में अरबों में लिख देंगे लेकिन आप कभी भी नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन का साइज कोई ऐसा है कि आप उसे कभी माप ही ना सकें या मैयर ही ना कर सकें। कोई दुनिया में ऐसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ही नहीं है जिसको आप मैयर ना कर सकें। तो इसको स्टूडेंट्स कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें आपने ये दो इफेक्ट्स देखे, एक बोटल नेक इफेक्ट और एक फाउंडर इफेक्ट। अब ये दोनों का यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें आपको डिफरेंस भी बताया गया हुआ है कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि ऐसा फिनोमिना है जो कि स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर होता है, जो कि एक लार्जर पॉपुलेशन से आइसोलेट कर जाते हैं, किसी नए एरिया में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बोटल नेक इफेक्ट की वजह से भी अक्सर ये हो सकता है कि वह नए किसी एरिया में चले जाएं, और इसमें माइग्रेशन इंडिविजुअल्स की होती है, बहुत थोड़े से इंडिविजुअल्स की किसी नए इलाके में, और इसमें क्या होता है कि जो उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उस पर ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, और इनके अंदर फिर इन ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो पॉपुलेशन होती है
वो क्या करती है, उसके अंदर नॉन रैंडिंग जो है वो मेटिंग यानी कि जो होती है वो यानी कि नहीं हो रही होती प्रॉपर ओरिजिनल पॉपुलेशन की तरह। और फाउंडर पॉपुलेशन जो होती हैं इसमें एग्जांपल्स दी जाती है, बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे अब यहाँ पे ये फ्रेंच कैनेडियंस हैं, क्वीबी जो हैं, या इसी तरह से एमिश जो पॉपुलेशन हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो इनके अंदर वो कहा जाता है कि ये फाउंडर इफेक्ट जो है वो हुआ है। यानी इन्होंने नए इलाकों को फाउंड किया था, यानी ओरिजिनल पॉपुलेशन जो थी वो कहीं से और एरिया से गई थी, अमेरिका में भी, या ये वहाँ के यूरोप के इलाके हैं, वहां पे जाकर जब वो बाद हो गए तो बिल्कुल वो और तरह के अब उनका जेनेटिक मेकअप ये डिस्टिंक्ट हो गया वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से। वो यानी कि बिल्कुल उनके अंदर स्पीसिएशन वाला ही जैसे अमल होता है, ऐसे ही उनका जेनेटिक मेकअप भी काफी हद तक अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिफरेंट हो गया हुआ है उन ह्यूमन बींग्स का। ऐसे बोटलनेक इफेक्ट को अगर हम देखें तो ये उस पॉपुलेशन में होता है जिसका साइज जो होता है वो कम हो रहा होता है बहुत तेजी के साथ। तो ये इसमें क्या होता है, इसके कोई बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक पॉपुलेशन का साइज बहुत जो है कम क्यों हो गया है, या तो ड्राउट वहां पे आ सकता है, मतलब कहत साली हो गई है, या वहां पे कोई सैलाब आ गया है, कोई आग लग गई है, कोई जो है वहां पे जलजिला आ गया है, जैसे अब जलजिले में खुदा ना खास्ता होता है ना कि सारे ही शहर के लोग मर जाते हैं, कोई दो चार बचे, तो उनका ही डीएनए आ गया, फिर अगर वो जिंदा रह जाएं बच जाएं तो वो आपस में इनब्रीडिंग करते चले जाएं, उनकी जो भी बच्चे होंगे उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी लो ही रहेगी। तो इससे भी, या फिर डिजीज अगर किसी पॉपुलेशन में ओरिजिनल में आ गई तो सारे मर गए, सिर्फ थोड़े से सर्वाइव किए, तो ये फाउंडर बोटल नेक इफेक्ट उसकी वजह से होगा। तो इससे क्या होगा, ओरिजिनल पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, जबकि वो फाउंडर इफेक्ट में ओरिजिनल पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आया था। यानी कुछ इंडिविजुअल ही सिर्फ माइग्रेट कर गए थे ओरिजिनल पॉपुलेशन से, ओरिजिनल पॉपुलेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं ना आया था, जबकि इस तरफ इफेक्ट आ रहा है। अब इसमें इन ब्रीडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती थी फाउंडर इफेक्ट में, जबकि इस तरफ अगर आप देखें तो इन ब्रीडिंग की भी हाई रहती है। और इसमें देखें अगर आप तो जो है रैंडम सैम्पलिंग अगर जीन्स की हम देखें तो वो हो रही होती है ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर। तो अब बोटल नेक जो स्पीशीज होती हैं उसमें एग्जांपल आपको दी जाती है नॉर्दर्न एलिफेंट सील की, और इसी तरह से अमेरिकन बाइसन है, या गोल्डन हैमस्टर वगैरह हैं, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर फाउंडर इफेक्ट देखा गया है। अब ये नॉर्दर्न एलिफेंट सील भी, इसमें बहुत स्टूडेंट्स बेस्ट एग्जांपल आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इनको। इनका भी कहा जाता है कि इनकी हंटिंग बहुत ज्यादा शदीद की गई थी, तो ये खत्म हो गए तकरीबन दुनिया से ना, तो इनकी बहुत थोड़ी पॉपुलेशन 20th सेंचुरी में रह गई थी, तो ये थोड़े से इंडिविजुअल्स 20-30 सिर्फ कहते हैं इनके बच गए थे। तो ये नॉर्दर्न एलिफेंट सील इसको कहा जाता है, जिसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन सिर्फ बताई जाती है कि 20 के तकरीब रह गए थे, 20 के करीब तकरीबन। ये देखें जी, ये एलिफेंट सील है, तो ये नॉर्दर्न एलिफेंट सील जो है ये पैसिफिक ओशन के पास ना ये पाए जाते हैं, ये वाले जो हैं। तो इनको भी हंटिंग कर करके ना लोगों ने बहुत कम कर दिया था। तो ये अब 20-30 जो इनके इंडिविजुअल्स हैं ना, ये उससे इतने ज्यादा बने हैं, लेकिन इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी गई है, साइंटिस्ट ने चेक की तो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर।